नमस्कार बंधुजनों, नमस्कार माताओं, बहनों और मेरे तमाम धारावासियों, आप सबों का स्वागत है हमारे साथ इंश्योरेंस के एक नए सेशन में। आज हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट कैसे इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है और किस तरह से कोई भी कंपनी क्लेम सेटलमेंट करती है बिना ही किसी हेजिटेशन के कैसे कर पाती है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नमस्कार गुरुजनों। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है ना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि मैकेनिज्म क्या है इंश्योरेंस का, कि हम क्या करते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं कि इस ग्रुप का जो रिस्क है वो सिमिलर है। कि मान लेते हैं एक हमने रिस्क बना लिया, जैसे फैक्ट्रीज वाले के, जैसे बिल्डर्स के, जैसे शॉप्स के, है ना, जैसे बैंक वालों के लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या करा, अलग अलग कैटेगरी में ले लिया। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। तो इस तरह से हम भी, ह्यूमन बीइंग भी एक असेट्स हैं कि अगर मैं अभी हूं तो मैं अपने फैमिली के लिए एक असेट्स हूँ, मेरी एक वैल्यू होगी, है ना, या है। तो अगर जो मेरी डेथ, अगर इफ एंड बट, तो इफ अगर नहीं होगा इसका मतलब है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। मतलब है अनसर्टेनिटी बहुत ही जरूरी है कि हम किसी असेट्स का इंश्योरेंस करें। उसके लिए सबसे पहला फैक्टर ये होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होगा कि इट में हैपन और इट में नोट हैपन, कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस एंड डैमेज ही हम कह सकते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना। तो हमने इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझना चाहा कि मान लीजिए जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, गांव में लोग बहुत पुराने समय में हमने कहानी किस्से सुने हुए हैं कि लोग क्या करते थे, प्रधान को 200-200 रुपये, 300-300 रुपये दे के रखते थे। सपोज कीजिए उस गांव में 200 बंदे हैं, सबने क्या किया, प्रधान के पास 100-100 रुपये जमा कर दिए। क्यों जमा कर दिए कि अगर जो किसी बंदे पे आपदा आ गई, गांव के पूरे 200 घरों में से किसी पे भी आपदा आ गई, तो उसका मैनेजमेंट कौन करेंगे, उनकी देखरेख प्रधान साहब करेंगे, प्रधान जी करेंगे, जो गांव के प्रधान जी हैं। अब उन्होंने मान लो 200-200 रुपये करके दिए प्रधान जी के पास। अगर 200 घर है सपोज, तो 40,000 रुपये प्रधान जी के पास है। अब पहले पुराने जमाने में गांव में क्या था, कच्चे घर होते थे, तो उनमें क्या क्या समस्याएं आती थी कि कभी आग लग गई, है ना, और ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में आग लग जाती थी। वो कच्चे घर मतलब उस फूस वगैरह से, घास वगैरह से बने होते घर थे और बैम्बू बांस वगैरह से, वो जल के राख हो गए। तो मान लीजिए कि उनमें से 4 लोगों के घर राख हो गए, उसको बनाने में, रिपेयर करने में 20,000 रुपये लग गए। अब प्रधान जी के पास कितने इकट्ठे थे, 40,000 रुपये। 200 घर हैं और हर बंदे ने 200 रुपये उन्हें दे रखा था। तो इस तरह से प्रधान जी के पास क्या है, एक फंड है, वो 40,000 रुपये है, जिससे कि उन्होंने मान लिया कि अगर 4-5 घरों में आग लगती है तो मैं उस एक्सपेंसेस को मीट कर पाऊँ। तो समाज में एक सौहार्द बना हुआ, भाईचारा भी बना रहा कि सबने मिलकर उनके घर की मरम्मत कराई। और क्या हुआ कि किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ा, फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा। आज के डेट में वही जो है, वही कंसेप्ट इंश्योरेंस में आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या देख लिया, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ही सर्वे कराती है ना, बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे कराते रहती है। और वो परसेंटेज लेते रहती है कि इतने में कितने बीमार होते हैं, है ना, 2%, 3%, 4%, 5%। उसके हिसाब से फिर वो प्रीमियम बैंड बना लेते हैं, है ना, उसके हिसाब से किस्त की राशि फिक्स हो जाती है। तो आज के डे में अगर मैं मानूं कि किसी गांव में कच्चे घरों की संख्या 200 है और उस एक घर की लागत लगभग 50,000 रुपये आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है मेरे गुरुजनों, माताओं, बहनों और धरावासियों की
गांव में भी घर अब महंगे ही होते हैं। 50,000 मान के चलते हम, कच्चे घरों का है, जो बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन बहुत पिछड़े हुए इलाके में घर है वहां पे। और ये हम मान के चलेंगे कि 5% घर के खराब होने की संभावना है। क्या रिस्क हो सकता है कि बारिश में जो है वो कच्चे घर हैं तो बह जाए, या फिर गर्मी में उसमें आग लग जाए, या बहुत जोरों की तूफान आए जो तो उनके छत वगैरह जो है ऊपर वाले वो उड़ जाए, है ना। अब उसके लिए क्या हुआ कि अब हमने क्या करा है कि 3,000 रुपये का हमने बीमा ले लिया। तो अगर मान लो पूरे के पूरे 200 घर वाले 3,000 रुपये का बीमा ले लेते हैं तो हमारा नेट कलेक्शन हो जाता है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए का फंड हमारे पास अवेलेबल है। मान के चलता हूं मैं कि 5% क्लेम आ रहा है, तो 200 में से 10 घरों में मान लेते हैं कि क्लेम की जरूरत पड़ी, यानी 5 लाख रुपए प्लस माइनस, उसमें 50,000 कम हो या 50,000 ज्यादा हो, ये मान के चलते हैं प्लस माइनस एक्स हो सकता है। तो कलेक्शन फ्रॉम द ओनर ऑफ ईच हाउस हमने करे कितने, 3,000 रुपए। इस तरह से मेरे पास जो अवेलेबल फंड है टू मीट द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस, जो भी रिस्क हैं, जो पेरिल्स हैं, पेरिल्स क्या हो सकता है, फ्लड में भी ये कच्चे घर बह सकते हैं, है ना, बाढ़ आ जाए या एकदम से आग लग जाए कच्चे घरों में तो वो जल के राख हो जाता है इस तरह से, या अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, या लाइटनिंग हो जाए, इस तरह की इंसिडेंसेस हो सकते हैं जिससे कि उसमें जान माल की क्षति हो सकती है। उसकी क्षतिपूर्ति हम यहाँ से कर देंगे। मेरे माताओं, बहनों, गुरुजनों, सज्जनों, यही मैकेनिज्म है इंश्योरेंस कंपनी का भी, कमोबेश यही मैकेनिज्म है ना। वो भी क्या करती हैं, अपना एक्सपीरियंस करते हैं कंपनी, और वो देखते हैं कि कितने परसेंटेज का जो है सो इस सेगमेंट में कितने परसेंट के चांसेस हैं, 2%, 1%, 4%, 5%, उसके हिसाब से फिर वो प्रीमियम सेटअप कर देते हैं, प्रीमियम बिल्ड करते हैं, ताकि एक फंड भी उनके पास अवेलेबल हो, और दूसरा जो उनके वर्कर्स हैं, जो उसमें लाखों करोड़ों वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस, उनकी सैलरी को भी मीट करा जा सके। अब देखिए, जो इंश्योरेंस होगा किसका होगा, असेट्स का, और असेट्स में क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन, पेट्स, शॉप, फैक्ट्री, होम, कार, बस, क्रॉप्स, फिशेज एक्सेट्रा, कैटल हैं इस तरह के, है ना, बहुत तरह के क्रॉप, बहुत तरह की फसलें होती है, रबी क्रॉप्स, है ना, खरीफ क्रॉप्स। अब फसलों में भी क्या हो सकता है, रिस्क है। हमने पहले ही डिस्कस करा था कि इंश्योरेंस उसी का होगा जिसमें कि अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस या डैमेज हो, है ना। तो वो हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं करती है, या अगर हमें पहले से पता होगी ये इवेंट होगी ही होगी, ये बंदा बीमार होगा ही होगा, तो फिर कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं करती है। किस पे करती है, अनसर्टेनिटी, कि वो बंदा बीमार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके साथ एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। अब क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज, इट मे और मे नॉट हैपन, कि ये हो सकता है उसके साथ और ये नहीं हो सकता है। रिस्क में हमने करा है जैसे फायर, फ्लड, ड्रॉट, लाइटनिंग, थेफ्ट, एक्सीडेंटल, डिजीज, अर्थक्वेक, है ना। अब इसमें टोटल या पार्शियल, अब जैसे ह्यूमन के एस्पेक्ट में हम देखें तो कभी क्या हो सकता है, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ ऑर्गन, कभी टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है ना। इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो उसमें भी शॉर्टेज वगैरह के कारण या ओवरलोडिंग के कारण कभी कभी उसमें डैमेज आ जाते हैं। हाउस होल्ड गुड्स है उसमें भी हो सकता है, जैसे कि अभी रिसेंट के ईयर में पेंडेमिक कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाही में डाल दिया, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ चढ़ के उसमें जो भी बंदे बीमार हुए उनका क्लेम सेटल किया। अब इमेजिन कीजिए एक सीन को कि किसी घर में मान लीजिए कोई बेचारा नॉर्मल एवरेज 15-20 हजार के बंदे हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उनका 3-4 लाख रुपए का बिल आता है। तो अगर उस बंदे ने पहले से इंश्योरेंस ले रखा हो तो क्या होगा, पूरे के पूरे 3 लाख या 4 लाख रुपया डिस्पोजेबल गुड्स को छोड़ करके कंपनी पे कर देगी, तो उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया। लेकिन अगर जो उन पे नहीं है तो 2 सिनेरियो हो सकता है, वो या तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा अभाव में तो उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो इतने कर्ज में घिर जाएंगे तो कि उनका सारा जीवन ही कर्ज को उतारने में लग जाएगा। इसलिए माताओं, बहनों, सज्जनों और गुरुजनों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इंश्योरेंस जरूर ही कराएं।
जहां भी जिस असेट्स में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिख रहा हो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, मस्ट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। बीमा हम सबों को कराना चाहिए अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार, जो हमारी नीड्स है उसके अनुसार। हमने उसमें 3-4 चीज पहले भी डिस्कस करे हुए हैं पीछे वाले सेशन में, कि आपको जब बीमे की जरूरत होगी, मतलब जब आप बिल्कुल बीमार हो गए, मतलब आप बीमार हैं, तब तो आपका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है ना। कब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप बीमार हो सकते हो, इसके कारण आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ना, इट कैन बी, तब तो आपका इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बीमार हो गए, उस केस में भाई लीगली कोई भी कंपनी आपका इंश्योरेंस नहीं करेगी, वो मना कर देगी। इस बंदे को बीमारी है, इस बंदे ने अपना क्लेम लेने के लिए हमारे से इंश्योरेंस कराया है, तो नहीं होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे महानुभावों, सज्जनों, मेरे धरावासियों की, आप इंश्योरेंस जरूर कराएं। आपके जो भी असेट्स हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, दुकान, शॉप, फैक्ट्री, है ना, इवन आपके अगर कोई ऐसे वर्कर्स हैं जिस पे आपकी इनकम डिपेंड करती हो, तो उनके लिए भी आप इंश्योरेंस जरूर लें, है ना। अगर आप किसी अनकैटेगराइज सेक्टर में काम करते हैं, है ना, जहाँ पे फ्लो ऑफ इनकम का कोई पता नहीं होता है, तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अब मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, वेरियस पहलुओं को, अलग अलग पहलुओं को मैं अपने अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। महानुभावों, सज्जनों और धरावासियों, आप सबों से हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हमारे लिए बहुत ही मोरल बूस्टर साबित होता है जितना आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, है ना। तो एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ हैं, हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। इंश्योरेंस टॉक विद केके में हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और कुछ अनसुलझे पहलू को सामने लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने थोड़ा सा जरूर समझा होगा कि इंश्योरेंस का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस को सेटल कर पाती है, कैसे वो दे पाती है ना। तो इस सेशन में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे इसी नोट के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने चारों ओर स्वच्छता का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।